एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे, जो कि क्लास 11th का सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। मैंने सोचा कि हम इसको साथ ही साथ जो पहली बुक है 11th क्लास की, उसके साथ ही इसको कवर कराया जाएगा, क्योंकि अगर हम वो सारी बुक कंप्लीट कर लेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके, फिर आप उसको भूल जाओगे तो इससे रिलेट नहीं कर पाओगे। तो हाथों हाथ उस चैप्टर को देखकर इससे रिलेट करते साथ ही साथ चलेंगे, तो फिर दोनों बुक एक साथ कंप्लीट होने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो सबसे पहला है संविधान क्यों और कैसे। देखो, आपने जो पहली बुक में उसमें राजनीति के सिद्धांत पढ़ लिए, स्वतंत्रता का मैंने हाफ पोर्शन करा दिया, तो एक ओवरव्यू तो बन ही गया होगा कि हमारे संविधान में भी कुछ वैसी बातें लिखी होंगी। ठीक, ऐसी बातें न्याय के बारे में लिखा होगा, स्वतंत्रता के बारे में आपको मैंने इतना अच्छे से बताया है आपको, और विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स में का उदाहरण मैंने दिया है ना। तो देखते हैं। देखो, संविधान मतलब क्यों चाहिए हमें और कैसे वह बना। ठीक है, यह पुस्तक संविधान की कार्य प्रणाली पे लिखी गई है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, कि संविधान की कार्य प्रणाली मतलब संविधान का निर्माण किन किन चरणों में हुआ। ठीक है, इस अध्याय में आप संविधान की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी एक बेस बन रहा है कि क्या क्या पढ़ना है। हमारे देश की सरकार, विभिन्न संस्थाओं, उसके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। गवर्नमेंट के बारे में जानते हो, विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानते हो। आप इसके अंदर ये भी जान लो कि आपको आज का होमवर्क है आपका, गूगल में जाके या गूगल जेमिनी से पूछकर ये देखना कि आर्टिकल 12 के अंदर राज्य के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं और किस किस को हम राज्य कह सकते हैं। ठीक है, उसके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, उससे पहले ज़रूरी है आप सरकार के पूरे स्ट्रक्चर यानी उसके ढांचा और इंस्टीट्यूशन यानी कि सरकार की संस्थाएं कैसे नियंत्रित करती है, इन सिद्धांतों को संविधान में कैसे हमने पर्याप्त जगह दी है। जैसे संविधान किसे कहते हैं, हम एक लॉजिक लगाते हैं, संविधान कानूनों और नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं, हमने ये बना दिया। ठीक है, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज को सर्वांगीण विकास का जो है यहाँ पे मौका देता है। हमने एक लॉजिक लगा रहे हैं बस, है ना। समाज को और क्या क्या देगा, नियम देगा और रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। मैंने तो पढ़ लिया है तो इसलिए मैं आपको मल्टीपल चीज़ बता रही हूँ। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, वो शक्ति का हम पावर ऑफ सेपरेशन कैसे करता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे यहाँ शक्ति का पृथक्करण, भारत का संविधान कैसे बना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या किया, संविधान किसे कहते हैं, लॉजिक लगाया, उत्तर देने का प्रयास किया। संविधान समाज को क्या देता है, उत्तर, लॉजिक लगाया, उत्तर देने का प्रयास किया। वैसे ही बंटवारा कैसे करता है, कैसे बंटवारा कैसे करेगा। देखो, सरकार कौन सी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर ग्राम पंचायत वगैरह आती हैं, है ना। वैसे ही न्यायालयों में भी होता है, एकीकृत न्यायपालिका, आपको पता होगा। संविधान कैसे बना, ठीक है, वो मैंने आपको अपने जो नोट्स है ना, वो हैंड रिटन नोट्स, उसमें भी बताया था आई थिंक मैंने, कि हमारा संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में मैंने उसमें पढ़ाया था। तो उससे भी आपको एक जो है आपका नज़रिया चेंज हो गया होगा। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम एक लॉजिक लगाते हैं। संविधान हमने बना लिया, कानून और नियमों का संग्रह का एक पुस्तक है ना। इसके कार्य क्या है, नियम और कानूनों और अपने अधिकार देना, नियम लागू करवाना, विभिन्न जो है आपके समाज में सर्वांगीण विकास के लिए कुछ तत्व को निर्धारित करना। समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, समाज को क्या देता है, राइट्स देता है, समाज को कर्तव्य देता है, समाज को विभिन्न प्रकार के जो उसका शोषण ना हो सके उसके भी राइट्स प्रोवाइड करता है। समाज की मुख्य धारा में जो नहीं आ पाए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाता है। तो बहुत सारी भूमिकाएं हैं। हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है, रोज़ हम अपने देखो, अराजकता नहीं फैलती है, क्योंकि अराजकता क्यों नहीं फैलती, क्योंकि हमारा संविधान इतना मजबूत बना रखे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल, हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा के थोड़े उत्तर निकालने के यहाँ प्रयास कर लिए हैं। ठीक है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। बिल्कुल, जो संविधान है वो तालमेल बढ़ाएगा और भरोसा कैसे दिलाएगा वो हमको यहाँ पढ़ना है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। ठीक है, हमने कल्पना कर दी हम एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। अब समूह बना है तो उसकी कुछ विशेषताएं ऑब्वियसली बातें होगी। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उसके अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं,
ठीक है, उनमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वे लोग आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं, सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी है तो कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति की कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्चा करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने से कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने दिया जाना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, बिल्कुल, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इन समूह एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रखने के लिए क्या चाहिए। ये देखो एक कार्टून बना है। हाँ, यह तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या आपके गांव, शहर या कॉलोनी में भी ऐसे समूह हैं? यह समूह बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और इसका किस चीज़ का अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होना चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उसके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोगों को इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए। सुन लो, हाँ, ये सबसे पहला स्टार पॉइंट है कि संविधान का सबसे फर्स्ट काम है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्यों को न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। देखो, अभी वो संविधान बनाने की बात ही नहीं कर रहा। अभी उसने कहा है कि एक समूह है और उस समूह के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। आप इसको भारत से जोड़ो। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं। विविधता में एकता स्थापित करते हैं, हाँ करते हैं। डाइवर्स कंट्री है हमारी भाई, और हम सब फिर भी मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने बुनियादी नियम दिए हैं भाई हमको कि इस तरीके से रहना है, इस तरीके से अनुशासन का पालन करना है, ताकि हमारे देश में अराजकता ना फैले। न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए रखना है ना। अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, फिर भी अगर आपको लगता है तो उसको पढ़ ही लेते। देखो, खुद करें खुद सीखें। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद कर उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र को सभी लागू होंगी। जैसे क्या प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। देखो, हमारे ऐसी संविधान में भी हमारे प्रतिनिधि कैसे चुनाव करेंगे वो प्रक्रिया दी है। प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन फैसला लेगा, ये सब संविधान से जोड़ो। इसको मैं संविधान से जोड़ देती हूँ। क्या ऐसे निर्णय हैं जिन्हें संविधान में प्रतिनिधि पूरी जो आपकी कक्षा में परामर्श किए बिना नहीं लिए जा सकते। ये राज्यसभा, लोकसभा यानी संसद की बात यहाँ पे चल रही है, तो इसको आप समझ सकते हो, है ना। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। अब संविधान क्या है? बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके साथ राज्य का निर्माण और शासन होता है। अगर संविधान किसे कहते हैं, बेसिक चीज़ आई तो बुनियादी सिद्धांतों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। क्या होता है? राज्य का निर्माण और शासन होता है। कीवर्ड है राज्य का निर्माण और क्या होता है? शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या होंगे, ठीक है, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें कौन बनाएगा। आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे को ख नियम बनाने की इच्छा है, यानी एक को ए नियम अच्छा लग रहा है, दूसरे को बी नियम अच्छा लग रहा है, तो कैसे होगा, मतलब किस नतीजे पे पहुंचेंगे। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उसके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया
जाएगा। अतः यह निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों शासित होना चाहिए, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा। उन नियमों को जो है आपको नियमों को क्या बनाएगा कौन? संविधान की इस प्रश्न का उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल विवरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। ठीक है, कानून कौन बनाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। देखो, इसको पढ़ने में समझ आएगा। सीधा सीधा ये बताती हूँ कि कानून निर्माण, अगर कुछ संशोधन वगैरह करने हैं, अमेंडमेंट लाने हैं, तो हमको यहाँ पे जो है संशोधन लाने के लिए हमारे पास संसद है, पार्लियामेंट है हमारे पास। क्या है? पार्लियामेंट है, यानी संसद, जिसमें क्या होंगे? राज्यसभा और लोकसभा होंगे। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। अपर हाउस और लोअर हाउस की यहाँ पे बात। अपर हाउस होती है राज्यसभा, लोअर हाउस होती है लोकसभा, है ना। वहाँ पे जो है संशोधन प्रक्रिया होती है, या फिर हम कुछ ऐसे जो संविधान में लिखे हमको कानून बना सकते हैं। जैसे पर्यावरण के लिए हमने कुछ कानून बना दिया, वो संविधान में नहीं है, लेकिन हमने उसको अपने अनुसार जो है नियम कायदे बना दिया। जैसे नीति निषेध तत्वों में पर्यावरण संबंधी मुद्दे को लिखा गया है, लेकिन वो जो है आपका नीति DPS पे, यानी उसको राज्य जब उसके पास संसाधन होंगे तभी लागू करेगा। लेकिन हालांकि पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, मान लो जैसे नारी वंदन अधिनियम है, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें क्या है कि महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन उसमें जो है जब तक बहुमत नहीं होगा वो कैसे कानून बन जाएगा ना। तो इसमें राज्यसभा लोकसभा का बहुत, और ये याद रखना कि हमारे वहाँ 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, और पार्लियामेंट के अंग कितने हैं? 3 है। राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति, अंग हैं 3 और सदन है 2। ठीक है, अब यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है कि वो नियम ऐसे चीज़ें बनाएगा। नियम कैसे बनाएगा? मान लो कि देखो, जो भी विधेयक होता है, जो भी बिल होता है, वो कानून कैसे बन जाता है? जब तक उसमें सहमति अनिवार्य ना हो। उसके लिए 2/3 बहुमत निर्धारित, जैसे कोई साधारण बहुमत होता है, कोई विशेष बहुमत होता है, फिर उन्हें जैसे 2/3, 1/3, इस तरीके से कुछ बहुमत का है। ठीक है, तो उस अभी मत समझो, बस इतना समझो कि उसको पास करने के लिए भी मतलब कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है उसे। वैसे ही वही संविधान हमको निर्धारित करने के लिए देता है, ताकि वो कानून बनाया जा सके और उसमें लोगों की सहमति भी हो सके, है ना। प्राचीन यूनानी पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोग को वोट देना चाहिए, या लोग को निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? इसको हम डेली एग्जाम्पल से लेते हैं। क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्या हम विधायक के लिए वोट करते हैं? नंबर 2 क्वेश्चन। क्या हम जो है हम सांसद के लिए वोट करते हैं? 3 क्वेश्चन। क्या हम जो है आपके ग्राम प्रधान के लिए वोट करते हैं? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बन गए आपके। अगर मैं इसको साफ तरीके से यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद ही से पूछिए स्वयं से, क्या हम प्रधानमंत्री को वोट करते हैं? ठीक है, क्या हम अपने MLA को वोट करते हैं, यानी विधायक को वोट करते हैं? क्या हम सांसद को वोट करते हैं? क्या हम ग्राम प्रधान को वोट करते हैं? क्या हम राष्ट्रपति को वोट करते हैं? प्रधानमंत्री के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री को वोट हम नहीं करते, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं। MLA को हम वोट करते हैं, सांसद को भी हम वोट करते हैं, राष्ट्रपति को हम वोट नहीं करते हैं। ग्राम प्रधान को जब पर्टिकुलर गांव होगा ना, वहीं उसको वोट करेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो कि क्या क्या ये पता होना चाहिए, कहाँ वोट देते हैं, कहाँ हम डायरेक्ट वोटिंग करती है जनता, और कहाँ पे हम इनडायरेक्ट वोटिंग करते हैं हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक हो गया? आई थिंक आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जितना समझा सकती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवल राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, ठीक हो गया, लेकिन लोकतंत्र में हम जनता ही सर्वोपरि होती है, आपने सुना होगा। जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ में संविधान के निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को देता है। सोवियत संघ USSR की बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में जो फैसले होते हैं मोटे तौर पे जनता ही लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि जनता का जो फैसला है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तर ही रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए?
प्राचीन यूनानी पद्धति के अनुसार प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों का वोट देना चाहिए। या देखो, हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति को फ्रांस में डायरेक्टली वोटिंग होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं जैसे हमारे देश में चलता है वहाँ बाकी देश में भी ऐसे ही चलता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करने का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 19 से रिलेटेड कर रहा है ये। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से काम करना हो तो फिर उस प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। ये देखो, मैंने पहले ही आपको संसद के बारे में इतना अच्छे से बता दिया, ठीक है। समाज में कानून कैसे बनेंगे इसे देखने के लिए पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों की पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाले का कोई कानून होना चाहिए। देखो, जो हमारी सरकार है ना, संविधान से सर्वोपरि नहीं हो सकती, संविधान से सर्वोपरि नहीं हो सकती है, ठीक है। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम है यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि जो फैसला लेने की शक्ति है, संविधान में यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है संविधान का सेकंड काम है। पहला तो है बुनियादी ढांचा बनाना, दूसरा काम है आपका, संविधान का दूसरा काम है कि समाज में फैसले लेने की जो शक्ति है किसके पास होगी, जो अपना फैसला ले सकता है। संविधान यह भी तय करता है सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पे सीमाएं, हाँ देखो, हम याद रखना, सरकार के पास क्या है, सीमित शक्तियां हैं। क्या है, सीमित शक्ति, ठीक है। जो संविधान, जितना संविधान ने शक्ति दी है उतनी ही शक्ति रहेगी, ना उससे ज़्यादा हो सकती है ना उससे कम, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि जो फैसला है वो कौन करेगा, किंतु जब सत्ता के कानून बनाए तब आपको लगा कि कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। ये कह रहा है आपका जो क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। इतना ध्यान रख लो, अभी अनुच्छेद करो तो पजल हो जाओगे। फंडामेंटल राइट है ये, ठीक है, धर्म का पालन वाला, ठीक है। उसने यह भी निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते हैं, आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, सरकार किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग के लोगों को एक कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी। यहाँ पे तो आर्टिकल नंबर 15 चल रहा है, क्योंकि ये सार्वजनिक कुएं वाला मामला अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, यद्यपि ये सभी कानून उन सरकार द्वारा बनाए गए जो कि विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी है, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों के बनाने के पीछे कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अतः संविधान का तीसरा काम है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए कानून की कुछ सीमाएं लगाएं। सीमाएं कुछ ऐसी मौलिक हों कि सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, ठीक है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने की सबसे सरल तरीका है नागरिकों के रूप में हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया जाए, कोई भी सरकार में उसका उल्लंघन ना कर सके। इस अधिकारों का वास्तविक स्वरूप व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधान में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों के मनमाने ढंग से बिना किसी कारण से गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद नंबर 22 की बात यहाँ पे 20 की बात चल रही है, 20 की, ठीक है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं का अधिकार दिया गया है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 की बात चल रही है यहाँ से। अंतरात्माओं की आवाज़ को काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का, ये सब है जो है अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, जब फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। व्यवहार इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से लगता है, आपको पता होगा ना। वित्तीय आपातकाल एक होता है, ठीक है,
ये कुछ आपातकाल ऐसे जो युद्ध के दौरान लगते हैं, ठीक है। और संविधान एक राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, ठीक है। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों के वापस भी लिया जा सकता है। सारे मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन कुछ जितने आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे पढ़ेंगे, बहुत कुछ है, मतलब जो संविधान का चौथा काम, पांचवा काम सब पढ़ना है हमें, ठीक है।